हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी एंड क्रीप। तो मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी होती क्या है और क्रीप क्या होता है, हम ये डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बता देता हूँ कंक्रीटिंग का, क्योंकि वो थोड़ा बेस से लेके आएंगे तो फिर आगे से कनेक्ट करूँगा कि कैसे मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी इससे जुड़ी हुई है, तो कनेक्ट के साथ पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर हम बनाएं, किसी भी मटेरियल का भी बना सकते हैं। किसी भी मटेरियल को टेस्ट करो, उस टेस्ट करने के बाद उसको लोड वर्सेस रिफ्लेक्शन डायग्राम आएगा और उसकी सहायता से हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना सकते हैं। अगर हम बात करें कंक्रीटिंग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, करते क्या है, हम अपना कंक्रीटिंग बनाए। कंक्रीटिंग मतलब मसाला, अगर हिंदी में बोले तो मसाला बनाया। उसमें सैंड, एग्रीगेट किसी भी तरह या सीमेंट, किसी भी ग्रेड का सीमेंट डाला, डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने के बाद उन्हें 28 दिन तक उसको किसी मोल्ड में इसी तरीके से रखा, किसी मोल्ड में डाला और उसको इसी तरीके से रखा। क्यूरिंग दी उसे 28 डेज तक। जब वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर लेता है 99 to 98% तक, वो जो अपनी स्ट्रेंथ फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उसके बाद उसमें क्या लेगा, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में ले गया, वहाँ पर उस पर लोडिंग लगाई। वो जो लोडिंग लगाई, लोडिंग की वजह से वो कितना कंप्रेस हुआ, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी लंबाई में जो हाइट है वो कितनी कम हुई, कितनी घटी, उसको क्या कर लिया मैंने, मीज़र कर लिया। या तो मैं मैनुअली मीज़र कर लेता हूँ कि इतने लोड पे इतनी उसकी लंबाई में कम हुआ, इतने लोड पे इतनी लंबाई कम हुई, हाइट कम हुई। या फिर आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट एडवांस मशीन्स हैं, तो वो क्या है, कंप्यूटर में ऑलरेडी लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन को मीज़र कर लेता है, मतलब कितनी हाइट, कितनी लोड की वजह से कितनी लंबाई कम हो रही है, उसका एक ग्राफ बना लेता है। उस ग्राफ को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ पर। कैसे कर लेता हूँ, जो लोड निकल के आता है उसे डिवाइड कर देता हूँ एरिया से, तो वो मेरे को क्या देता है, स्ट्रेस दे देता है। और जो डिफ्लेक्शन निकल के आता है, मतलब जो हाइट कितनी कम हुई, वो कितना चेंज हुई हाइट में, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो वो मेरा क्या निकल आता है, स्ट्रेन दे देता है। तो इस तरीके से जो लोड डिफ्लेक्शन का कर्व है उसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में। अब जो मैंने अपना स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व में कन्वर्ट किया, उसका कन्वर्ट करने का रीज़न यही है कि मुझे अपना स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना है। अब जो मैंने ये कन्वर्ट किया है, तो मुझे ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल के आया मेरा टेस्ट करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल के आया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के कंक्रीटिंग का मैंने टेस्ट किया। किसी में सीमेंट 33 ग्रेड का मिलाया, किसी में 43 ग्रेड का मिलाया, और एग्रीगेट और सैंड का प्रपोर्शन भी उसी हिसाब से मिलाया जिस हिसाब से मुझे अपनी ग्रेड चाहिए कंक्रीटिंग की। और मिलाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंक्रीटिंग से क्यूब बनाया, क्यूब का हर टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद हर ग्रेड की कंक्रीट का, मतलब M10 का, M20 का, M15 का, M60 का, हर ग्रेड की कंक्रीट का अलग अलग क्या आया, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व निकल के आया। तो यहाँ पे जनरली मैंने कुछ ग्रेडों के कर्व एक तरीके से मेंशन कर दिए हैं। जैसे एक कर्व, एक ग्रेड का ये रहा, एक ग्रेड का ये रहा, एक ग्रेड का M30 का ये रहा, M20 का, अप्रोक्स कर्व है ये रहे। तो इस तरीके से कर्व बना लिया। अगर मैं तुम्हें बात करूं कि मेरा इन कर्वों को या स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या हो रहा है, मेन बेनिफिट ये कि जैसे जैसे मैं उस पर लोड लगाता हूँ, लोड लगाने के बाद उस पर कितना स्ट्रेन आ रहा है, ये जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं और भी जो बाकी जो प्रॉपर्टी होती है, पॉइजनस रेशियो हो गया, ये जब टेस्ट करने के कारण मुझे क्या पता चलता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है। जब एक्चुअल स्ट्रक्चर पर अगर मैं इसी मसाले का, इसी कंक्रीटिंग का मैं कोई बीम बनाऊंगा, स्लैब बनाऊंगा, तो उस पर जब एक्चुअल लोड आएगी, तो लोड आने की वजह से उसमें क्या होगा, डेफिनेटली लोड आने की वजह से उसमें स्ट्रेन भी आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, जो भी बेंडिंग मूवमेंट आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, जो भी आएगा। तो वो क्या है, जब लोड लगाने के कारण जब वो एक्चुअल में स्ट्रक्चर एक्चुअल लोडिंग की वजह से जिस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसका एक अप्रोक्स अंदाजा मुझे लग जाता है जब मैं उसका एक छोटा मॉडल बना के या छोटा क्यूब बना के उस पर लोड लगा के टेस्ट करता हूँ। जैसे कंप्रेशन स्ट्रेंथ के बारे में जानना है तो कंप्रेशन टेस्ट कर लिया, टेंशन स्ट्रेंथ के बारे में जानना है तो टेंशन स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करके उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व निकल के आया, वो मुझे क्या बता रहा है, वो ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में जब लोडिंग की वजह से वो कंक्रीटिंग किस तरीके से बिहेव करेगी। मतलब उस ग्रेड की कंक्रीटिंग में अगर कहीं भी एक्चुअल में अगर उस ग्रेड की कंक्रीट को मैं कॉलम की तरह यूज़ करूँगा, तो कॉलम पर जब लोडिंग लगेगी तो उस लोडिंग पर अगर 10 का लोड आया तो उसमें कितना स्ट्रेन आएगा, 20 का आया तो कितना स्ट्रेन आएगा। तो वो सारा का सारा जो ये अप्रोक्स अंदाजा है वो मुझे क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पता चल जाएगा। तो एक कहते हैं ना, अप्रोक्स अंदाजा लग जाएगा। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज़ करके मैं अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। होप उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा, क्लियर हो गया होगा क्यों हम स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की स्टील का डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीटिंग का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाया। और कर्व बनाने के बाद इस तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट के ग्रेड की कंक्रीटिंग के कर्व आ गए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एक बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या मैंने नोट्स में लिख दिया है जिससे तुम्हें भी आसानी रहेगी। तो पहली लाइन में लिखा है मेरा
कि जो टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीटिंग का, जितने भी वेरियस ग्रेड होती है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड यूनिएक्सियल टेस्ट। वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? स्टैंडर्ड यूनिएक्सियल टेस्ट। यूनिएक्सियल का टेस्ट मतलब यूनी मतलब यूनिक, एक डायरेक्शन में जब लोड लगाने से प्राप्त होता है वो, या जब एक डायरेक्शन में लोड लगाने से जो हम गेट करते हैं वो, या कंप्रेट, जब एक ही डायरेक्शन से कंप्रेशन लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? यूनिएक्सियल। जब दोनों डायरेक्शन से मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लगा लेते हैं तो बाईएक्सियल। जब तीनों डायरेक्शन से लोड लग रहा हो, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है, जैसे पानी में कोई सी वस्तु रख दो तो चारों तरफ से पानी गिर रहा है ना, तो वो क्या, तीनों डायरेक्शन से जब लोड लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? ट्राइक्शिक कहलाता है। तो यहाँ पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं कंक्रीटिंग का, क्या है, सिर्फ ऊपर और नीचे से लगा रहे हैं, एक डायरेक्शन से वाई एक्सिस से लगा रहे हैं, तो लोड लगाने के बाद उसे कंप्रेस किया। तो यही है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है, वो जितना भी ग्रेड की कंक्रीटिंग का टेस्ट कर रहे हैं वो यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट से आ रहा है। वहाँ पे जो क्यूब यूज़ कर रहे हैं वो 150 बाई 150 mm का जो उसका साइज़ है वॉल्यूम का, 150 बाई 150 का, और जो उसका उस क्यूब को 28 दिन तक हम क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद जब वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो हम उसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। द लोडिंग इज स्ट्रेन कंट्रोल एंड लोड इज जनरली अप्लाइड एट अ यूनिफॉर्म स्ट्रेन रेट ऑफ 0.00 mm पर मिनट। कहने का मतलब ये है कि दो तरह की हमारा एक तरीके से हम क्या करते हैं, लोडिंग लगाते हैं। या तो स्ट्रेस कंट्रोल लोडिंग होती है, स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग होती है। स्ट्रेन कंट्रोल लोडिंग जो जनरली हमारी क्या होती है, तब फ़ायदेमंद होती है जैसे कि हाँ, मैंने कोई लोड लगाया, लोड लगाने के बाद उस पर जैसे स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस यहाँ पीक पे पहुँच गया, ये मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेन की वैल्यूम क्या है, उसने घटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे उसका क्या पीक है, पीक आ गया। अब मैं अगर जो स्ट्रेस जैसे लेवल से लोड लगा रहा था, मानो 5 लगाया तो इतना स्ट्रेस है, 10 किलोन्यूटन का लगाया इतना है, 20 किलोन्यूटन का लगाया इतना, 30 किलोन्यूटन का लगाया इतना लोड है। अब अगर मैं स्ट्रेस को ही कंट्रोल करता रहूँगा, अब मैं 30 की जगह क्या लगा 35 बढ़ाया, मतलब 30 की जगह 5 और बढ़ाया, तो क्या होगा, इतना तो वो ले नहीं सकता ना कंक्रीट, वो एकदम क्या करने लगी, फेल हो जाएगी। तो वहाँ पर जब फेल हो जाएगी तो मुझे कंक्रीटिंग के आगे के बिहेवियर के बारे में पता नहीं चलेगा कि अगर मेरा लोड कॉन्स्टेंट हो तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो मुझे पूरा एनालिसिस करने के लिए मेरे क्या करना पड़ता है, स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट में क्या होता है, वहाँ पे मैं स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करता। स्ट्रेस का कंट्रोल मतलब यहाँ पे तो मैं स्ट्रेस को एकदम नॉर्मल कर दिया, 5 किलोन्यूटन बढ़ाया, फिर हमने 5 किलोन्यूटन बढ़ाया, फिर 5 किलोन्यूटन बढ़ाया, 5 किलोन्यूटन बढ़ाया, 5 किलोन्यूटन, तो स्टैटिक पोर्शन में चला था। आगे भी 5 बढ़ाता तो यहाँ तो 30 पहुँच गया, 30 के बाद वो इतना स्ट्रेन ले ही नहीं सकता तो मेटेरियल, तो क्या होता अगर मैं 5 बढ़ाता तो वो मेटेरियल एकदम क्या हो जाता, एक्सप्लोड हो जाता, एकदम फूट जाता है, फैल जाता, अलग तरीके से हो जाता। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पीक के बाद जनरली अगर मुझे कंक्रीटिंग का कर्व एनालिसिस करना होता है, मैं किस तरीके कौन सा अरेंजमेंट यूज़ करता हूँ, स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट। स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट में मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्ट्रेन फिक्स कर लेता हूँ। स्ट्रेन कितना फिक्स कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ 0.001 mm पर मिनट, मतलब हर मिनट में मैं इस तरीके से अपनी लोडिंग अरेंज करता हूँ कि हर मिनट में उस पर 0.001 mm का क्या है, स्ट्रेन है। तो अब इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि जैसे ही यहाँ पे पहुँचा 0.002 पे पहुँच जाता है अपने पीक पर, कोई भी ग्रेड कंक्रीटिंग को हो, हम जनरली ये मान के चलते हैं, ऐसा दिखता है प्रैक्टिकली कि 0.002 mm पे क्या है, वो अपने पीक पे पहुँच जाता है। तो उसके बाद 0.0021, 0.0022 हर मिनट पे एक एक 0.001 बढ़ता रहेगा। तो वो जिस हर इतना जो mm बढ़ रहा है वो कितनी लोडिंग पे बढ़ रहा है, उस लोडिंग में डिवाइडेड बाई एरिया से मैं क्या निकालूंगा, स्ट्रेस निकालूंगा। तो जो स्ट्रेस निकल के आएगा तो वो क्या होता है, कम निकल के आता है। तो वो जो कम निकल के आता है वो क्या दिखाता है, वो एक्चुअल बिहेवियर दिखाता है। तो अगर मुझे पूरा बिहेवियर ट्रेस करना है पीक पॉइंट के बाद, तो मुझे क्या है, स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट का यूज़ करके ही करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक, क्योंकि स्ट्रेन कंट्रोल मेजरमेंट किस तरीके से, डिवाइस को भी दिखा दूंगा किस तरीके से वो पूरी प्रोसेस होती है वो भी दिखा दूंगा। तो बस अभी इतना समझो कि स्ट्रेन कंट्रोल डिवाइस किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमारा टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन करवा जाता है जो डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीटिंग को यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक्स इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इस कर्व की, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कर्व में तुम क्या देख पा रहे हो कि पहला पॉइंट है कि द कर्व समवट लीनियर इन द वेरी इनिशियल फेस ऑफ लोडिंग। जो स्टार्टिंग होता है वो कर्व कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर कहने का मतलब है जो स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, दोनों सेम रेशियो से क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो इस सेम टू सेम जैसे माइल्ड स्टील का होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो हुक्स लॉ होता है सेम टू सेम, बहुत ही इनिशियल जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है वो कैसा होता है, इनिशियली लीनियर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दी नॉन लीनियरिटी बिगिंस सिग्निफिकेंटली व्हेन द स्ट्रेस लेवल एक्सिस्ट टू 1/3 to 1/2 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल। कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर इस कर्व में तुम देख पा रहे हो
कि पहला तो मैंने बताया कि जो अगर मैंने एक ग्रेड ये वाली उठा ली, कौन सी ये वाली अरे ये वाली कंक्रीटिंग की ग्रेड उठा ली, तो कहता है जो इनिशियल पोर्शन होता है वो कैसा लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। उसके बाद वो नॉन लीनियर होना चालू हो जाता है। वो नॉन लीनियर होना चालू कब होता है, जब मेरी जो स्ट्रेस की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू अपनी पीक वैल्यू, माना पीक वैल्यू एफ सी के है, तो पीक वैल्यू की 1/2 या 1/3 वैल्यू पहुंच जाती है। 1/2 माने इसका पीक का आधा, 50 है, 50 का आधा, यहाँ पे 25 यहाँ पे हो जाएगा, 1/3 या 1/2 या 1/3 यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बीच में कहीं पे भी इस पूरे के बीच में कहीं पे भी क्या हो जाती है, मेरी नॉन लीनियरिटी बिगिन हो जाती है। तो मैं भी कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मेरी क्या नॉन लीनियरिटी बिगिन हो जाती है। तो ऐसा एक्चुअल बिहेवियर होता है कंक्रीटिंग का। जब उसका हम नॉर्मल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो ड्रॉ इसी वजह से करते हैं कि एक्चुअल बिहेवियर ड्रॉ फाइंड आउट करने के लिए, तो वो क्या है, कंक्रीट इस तरीके से बिहेव करती है। तो वही मैं बता रहा था कि द नॉन लीनियरिटी बिहेवियर सिग्निफिकेंटली व्हेन द स्ट्रेस लेवल एक्सीड टू 1/3 to 1/2 ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल का 1/3 या 1/2 पे पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या है, नॉन लीनियरिटी बिगिन हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, द मैक्सिमम स्ट्रेस रीच्ड एट स्ट्रेन अप्रोक्स इक्वल टू 0.002। तीसरी चीज़ यही है जो मैंने बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम ये इस ग्रेड के लिए, ये इस ग्रेड के लिए, इस ग्रेड के लिए, वो जनरली कहाँ पे पहुँचेगी, जब स्ट्रेन कंक्रीटिंग में, मतलब वो कितना पहुँच जाएगा, 0.002 mm का। जब इतना स्ट्रेन पहुँच जाएगा तब वहाँ पर वो हर ग्रेड की कंक्रीट क्या है, जब हम टेस्ट करते हैं तो जनरली क्या अपने पीक पर पहुँच चुकी होती है, मैक्सिमम इतना स्ट्रेस उस पर आ सकता है, वो पीक पे पहुँच जाती है। तो ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, मतलब याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कंक्रीटिंग की क्या है, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनता है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, एक्चुअल में उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं क्या, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। और एक्चुअल स्ट्रक्चर में वो जनरली अप्रोक्स इसी तरीके से बिहेव करते हैं, एक्जैक्टली तो नहीं करती हैं पर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी मिलता जुलते इसी तरीके से बिहेव करती हैं। ठीक है। तो ये बता दें। चौथा पॉइंट है, बियॉन्ड दिस पॉइंट इंक्रीज इन स्ट्रेस अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन स्ट्रेस। मतलब जैसे ही पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेन तो बढ़ सकता है अगर हम उसे स्ट्रेन कंट्रोल डिवाइस से मेजर करें, अरेंजमेंट से अगर हम उसे ट्रेस करें, पर स्ट्रेस का लेवल क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाए। जैसे कि तुम ये देखो, यहाँ पे एक पीक पॉइंट पे पहुंचा, पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हर ग्रेड की कंक्रीट स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे तो 50 था पीक पे, धीमे धीमे इसका देखो तो कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया। इस ग्रेड का भी देखो तो धीमे धीमे क्या कम होता जा रहा। तो पीक पॉइंट के बाद हर ग्रेड की कंक्रीटिंग का क्या है, जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज होता जा रहा है और स्ट्रेन मेरा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। ये जो बिहेवियर है मैंने एनालिसिस कैसे किया, स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट से एनालिसिस किया, ट्रेस किया। ठीक है। तो क्या चीज़ है, वो स्ट्रेन कंट्रोल को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वो फिर अपने आप में एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि दिस यूजुअल स्ट्रेन एट फेलियर इज इन रेंज ऑफ 0.003 to 0.005। मतलब जो हम कहते हैं कि जनरली जो फेलियर होता है, अगर हम सारी कंक्रीटिंग की ग्रेड के बारे में बात करें तो जनरली वो किसके बीच में होता है, 0.003 से लेकर 0.005 तक। मतलब कोई ये यहाँ पे फेल हो रही है, कोई यहीं पे फेल हो जाएगी, कोई इसी बीच में फेल हो जाएगी, कोई। तो जनरली जो देखा गया है वो क्या है, जो सारी ग्रेड है कंक्रीटिंग वो जनरली 0.003 से लेकर 0.00, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पॉइंट पर लाइन बढ़ा के लिख सकते हो, 0.005 के बीच में जो स्ट्रेन आता है उसके बीच में क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो ये है, तो हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो डिस्कस हो जाता है, समझ में भी आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द स्ट्रेस लेवल रीच 70 to 90% ऑफ मैक्सिमम इंटरनल क्रैक आर इनिशिएटेड। कहने का मतलब ये है कि जब मेरा स्ट्रेस लेवल अगर जैसे मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस अगर इस ग्रेड की कंक्रीट की बात करूँ यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, हर किसी का यहाँ पे है, पीक पॉइंट है। जब मैक्सिमम स्ट्रेस जितना FC की, अगर मैं FC की बात करूं, जब मेरा लोड लगा रहा हूं, स्ट्रेस जब अपने मैक्सिमम का 70 to 90% पहुंच जाता, मान के यहाँ चलूँ 80% पहुंच गया, 80% जैसे ही पहुंचा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रैक इनिशिएट हो जाता है। क्या है, क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, एक थोड़ा सा एक क्रैक का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, धीमे धीमे पीक तक पहुँचता है तो कुछ क्रैक बढ़ जाता है, कुछ क्रैक की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जो क्रैक इनिशिएट 70 to 90% ऑफ पीक स्ट्रेंथ जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पे क्रैक इनिशिएट हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, जनरली हमें ये एसोसिएट करके चलते हैं, जो आगे इस पीक पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस वो नहीं ले पा रहा है उसका रीज़न यही मान के चलते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर क्रैक इनिशिएट हो चुके होते हैं जब वो अपनी पीक का 70 to 80% पे हो जाता है। तो पीक पर आते आते काफ़ी स्ट्रेस मतलब क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तो उसकी
स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी क्या घट जाती है। ऐसा हम मान के चलते हैं, पर ऐसा कोई अप्रोक्स थ्योरी कोई प्रूवेबल नहीं है, कोई डेरिवेशन से कुछ प्रूव नहीं हुआ है। तो एक एज द एजप्शन की तरह ले सकते हैं कि इस तरीके से हम एसोसिएट करते हैं जनरली, ठीक है। तो वहाँ पे क्रीक इनिशिएट हो जाते हैं। क्रैक कहाँ होता है, जो एग्रीगेट और पेस्ट होता है ना सीमेंट का, उसके इंटरफेस में, मतलब उस जहाँ से वो जुड़े होते हैं उसी जगह से क्या हमारे क्रैक इनिशिएट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुको, किस तरीके से। अगला पॉइंट है कि द पोस्ट पीक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ट्रेस ओनली इफ स्ट्रेन कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज प्रॉपरली अचीवेबल। मतलब पोस्ट पीक, मतलब पीक पे पहुंचने के बाद अगर आगे का हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एनालिसिस करना है तो वो कब कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रेस कंट्रोल अरेंजमेंट का यूज़ करें तभी कर सकते हैं। वरना उसको अगर वैसे यूज़ करेंगे कि इस तरीके से लोडिंग लगाएंगे, स्ट्रेस कंट्रोल लोडिंग लगाएंगे, तो एकदम क्या है, झटके से टूट जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा। तो वो पूरा कंक्रीट क्यूब एकदम फट जाता है ना, एकदम टूट जाएगा अगर लोडिंग स्ट्रेस जितना उस पर पहुंचा उससे ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में भी यही मेंशन है, अदरवाइज द कंक्रीट इज फेयर एब्रप्टली समटाइम्स एक्सप्लोसिव। अगर स्ट्रेन कंट्रोल तो विजन नहीं करेंगे, जैसा स्ट्रेस लोड लगाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे तो क्या है, एकदम भट्ट टूट जाएगी, एकदम ब्लास्ट हो जाएगी। तो उसका आगे का हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी या किस तरीके से बिहेव करेगा वो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अगर एनालिसिस करना है तो स्ट्रेन कंट्रोल अरेंजमेंट के साथ करना है, ठीक है। और अगला आखिरी पॉइंट ये है, immediate after the maximum stress reached this phenomenon not clearly understood but associated with extensive micro in motor। वही है, मतलब मैंने जो बताया कि यहाँ से जो पीक पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस कम हो रहा है, जो पीक पॉइंट के बाद वो स्ट्रेस कम हो रहा है, वो कम होने का रीज़न यही है कि वहाँ पे जब जो स्ट्रेस होता है अपने पीक के 70 to 80% लेवल पर पहुँच जाता है तो क्रैक इनिशिएट हो जाते हैं। तो पीक पे आते आते काफ़ी क्रैक हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उस वजह से वहाँ पे स्ट्रेस घटता चले जाता है। इस तरीके से हम एसोसिएट करते हैं कि स्ट्रेस कम क्यों रहता है, पर परफेक्ट थ्योरी है नहीं इसके लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो मैं एक बार स्पीड में डिस्कस कर देता हूँ, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्पीड में अगर डिस्कस करूँ तो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है कि पहले मुझे प्रॉपर्टी क्या पता चली, जो कंक्रीट का इनिशियल जो पोर्शन होगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। उसके बाद जो नॉन लीनियरिटी होगी, मतलब जो कर्व होगा, जो कर्व पोर्शन होगा वो कब शुरू होगा, जब जो स्ट्रेस लेवल अगर मैक्सिमम का 1/3 या 1/2 पर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे क्या नॉन लीनियरिटी शुरू हो जाएगी। तीसरा, जब स्ट्रेस अपने पीक पे पहुंच जाएगा तो उस टाइम किसी भी ग्रेड का कंक्रीट का जो स्ट्रेन होगा उस पर 0.002 होगा। और जो कंक्रीट फेल होगी आखिर में, जो फ्रैक्चर होगा वो कब होगा, जब स्ट्रेन लेवल 0.003 से लेकर 0.005 के बीच में हुआ, ठीक है। एक पॉइंट ये था कि जो इसमें हमारी जो क्रैकिंग होती है, जब पीक जो स्ट्रेस लेवल होता है उसका 70 to 90% के बीच में कहीं पे भी क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब पीक पे पहुँचते पहुँचते कुछ क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम एसोसिएट करते हैं कि जो स्ट्रेस पीक पॉइंट के बाद जो स्ट्रेस लेने की क्षमता कम हुई है वो इसी रीजन से हुई है। तो ये थी हमारी मैकेनिक कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरीके से बिहेव हुआ एक्चुअल टेस्ट करने के बाद, तो उसकी हमने क्या कर ली, स्टडी कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कंक्रीटिंग का है वो किस तरीके से आया, किस तरीके से फॉर्म हुआ, उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी बना, उसकी जो मैक्सिमम पीक पॉइंट आता है उस टाइम पे स्ट्रेस स्ट्रेन लेवल उसमें कितना होता है, और जब फेलियर होता है तब कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर हम एक तो मैं कर्व दिखाऊं, बात करूं जो जनरली हमारे यूज़ करते हैं, किसमें कोड ने जो हमारा कर्व दिया है वो कुछ इस तरीके का दिया है। अगर LSM से जब हम डिज़ाइन करते हैं वो, अगर तो मैं वो मैं थोड़ा दिखा के चलूँ तो कुछ इस तरीके से होता है कि वही इनिशियल पोर्शन तो मेरा लीनियर है, उसके बाद धीमे धीमे वो कर्व होता चला गया, और उसके बाद क्या हो गया, मैं मान के चलता हूँ स्ट्रेट हो गया। बट जब एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेट नहीं होने को क्या होता है, वो स्ट्रेस लेवल उसमें कम होता चला जाता। पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ, स्ट्रेस लेके चल रहा हूँ, सेम टू सेम, ये मतलब उसी ग्रेड का है। पर वो जो मुझे एनालिसिस LSM से करता हूँ तो फर्दर उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। पर जो जनरली कोड ने एडॉप्ट किया है वो क्या किया है कि जो जनरली हमारा कंक्रीट के कर्व का किया, इनिशियल पोर्शन हमारा लीनियर है, उसके बाद नॉन लीनियरिटी बिगिन हो गई है, उसके बाद जो स्ट्रेस लेवल है मैंने क्या मान के चलिए, कांस्टेंट मान के चलिए, ये वाला कर्व हमारा अडॉप्ट किया। पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर एक्चुअल में ड्रॉ करूँ, लीनियर फिर नॉन लीनियर, उसके बाद क्या है, स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो कोड ने इस तरीके से अडॉप्ट किया है। वो क्यों किया है, क्या चीज़ें, जब आगे बढ़ेंगे मैं फर्दर डिस्कस कर दूँगा क्या चीज़ें, अभी तो नहीं समझो। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीटिंग का किस तरीके से वर्क करता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो,
तो मैंने बताया कि जो मॉड्यूलस वेलोसिटी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इनिशियल पोर्शन के लिए। तो कोड ने दे दिया है कि EC बराबर 5000 अंडर रूट FC के किसके कंप्रेसिव करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टर्म में। तो जनरली जो ही हमारे जो वैल्यू चेंज होती रहती है, लीनियर पोर्शन है, लीनियर के बाद नॉन लीनियर पोर्शन में जा रहा है, और जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके बाद क्या है, पीक पे पहुंच जाता है, फिर वहाँ स्ट्रेस कम होता रहता है। तो इसके लिए जो स्ट्रेस मेरे को मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करना है, वो हम जनरली क्या है 3 तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट मैनर दैट इज वेरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ECR पॉसिबल सच एज। तो वो डिफरेंट मैनर में हम क्या मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लीनियर पोर्शन के लिए हमने डिफाइन कर दिया जो कोड ने दिया था, EC बराबर 5000 अंडर रूट FC के, मतलब वहाँ पे इनिशियल टेंजेंट मार के भी डिफाइन कर सकते हैं। एक हम कहीं पे भी नॉन लीनियर पोर्शन में कहीं पे भी टेंजेंट मार के जो भी स्ट्रेस निकल के आएगा वो भी डिफाइन कर सकते हैं। एक सीकेंड मॉडुलस है, वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो जनरली 3 तरीके से हम करते हैं, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और सीकेंड मॉडुलस। ये क्या है तीनों, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये मैं तुम्हें डिस्कस करके बताता हूँ। तो ये है मेरा पहला टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट डालता हूँ मैं यहाँ पे। टेंजेंट डालने का मतलब ये है जैसे कि तुम्हें स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व नज़र आ रहा है, ये कर्व में क्या देख रहे हो तुम, ये मेरा कोई भी कर्व है थोड़ा लीनियर है, उसके बाद कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया, नॉन लीनियर हो गया। मैंने क्या किया, इस पर एक टेंजेंट मारी, क्या हमारी टेंजेंट खींचते हैं ना, मैंने टेंजेंट खींची। तो टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे खींची, मैं क्या ये टेंजेंट इस पॉइंट पे लूँ, टेंजेंट इस पॉइंट पे लूँ, टेंजेंट इस पे, कहीं पे भी टेंजेंट ले सकता हूँ। मैंने मान ला कि इस पॉइंट पे मैंने क्या एक टेंजेंट खींची। अब जो टेंजेंट मारी है मैंने, वो टेंजेंट का मतलब जो टेंजेंट खींची है उसका स्लोप कितना है। तो जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है ये वाला, ये मैंने ये डॉट डॉट से जो दिखा रखी है, क्या है मेरी एक टेंजेंट है, यहाँ पे लिख नहीं रखा है, ये क्या है मेरी टेंजेंट मारी। तो इस टेंजेंट जब मारी तो इस पॉइंट का क्या स्लोप कितना है, तो वो क्या है ई टेंजेंट। वो स्लोप जो दिखा रहा है, स्लोप मेरा क्या है, स्लोप ही तो है यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरा जो नॉन लीनियर पोर्शन है, मैंने यहाँ पे कोई भी टेंजेंट मारी और एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या देगा, मेरा मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी देगा। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का स्लोप ही तो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो ये क्या है, जो ये यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दी वो क्या टेंजेंट के थ्रू आई, एक टेंजेंट मार के आई, तो खींच के आई, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो वैलिड है, कौन सी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ऐसी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को क्या कहता हूँ मैं, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कहता हूँ। तो इसमें डेफिनेशन पढ़ रहे थे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेस्ड कर्व। तो जो स्लोप होगा किसका, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट है ये वाली, इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में मैं पूरे में यहाँ से ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कहीं पे भी टेंजेंट मार के निकाल सकता हूँ, एट एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कॉल्ड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट में मारो तो किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचो और वहाँ से जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इंस्टेंट निकल के आएगी, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताएगी कि अब यहाँ से जो स्ट्रेस और स्ट्रेस हो रहा है किस रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं, किस रेशियो से आगे बढ़ रहे हैं, कि ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस रेशियो से, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोपोर्शनल होता है, पर जैसी टेंशन मार के किसी स्पेसिफिक पॉइंट में खींचते हैं जहाँ नॉन लीनियर वगैरह है, तो वहाँ पे बता देता है इंस्टेंटेनियसली कितना स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ई टेंजेंट क्या, इंक्रीज इन स्ट्रेस अपॉन इंक्रीज इन स्ट्रेन, तो dy अपॉन dx। तो ये मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी dy, और ये मेरी हो जाएगी क्या हो जाएगी dx। तो इनका जो रेशियो होगा वो जो स्लोप होगा tan थीटा बराबर dy अपन dx, तो ये क्या निकाल के दे देगा मेरे को, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। एक तो ये तो है कि मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में जो स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व आया है उस पर क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, और जो टेंजेंट ड्रॉ करने के कारण जो मेरा कर्व निकल के आएगा वो जो टेंजेंट मारने के कारण जो स्लोप निकल के आएगा वो क्या होगा, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है, दूसरा मेरा होता है सीकेंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। सीकेंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पे, किसी भी स्ट्रेस पॉइंट में जो नॉर्मल जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है उस पर मैंने क्या किया, उसको उस ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ा, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ा, तो वो उसका जो स्लोप आएगा वो मेरा क्या देगा, सीकेंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी देगा। कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन पढ़ो, इट इज़ द स्लोप ऑफ, ये स्लोप है किसका, लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन दी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मान लिया कोई पॉइंट ये रहा, कोई भी पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, तो ये इस स्ट्रेन कर्व पर कोई भी पॉइंट वो लाइन ज्वाइन कर रही है
ओरिजिन से, तो कोई भी मैं एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो मेरे को क्या देगा, सेकंड मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी देगा। तो ये जो एक तरीके से क्या लीनियर है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच रहा हूँ, कैसा, वो भी स्ट्रेट, वो भी किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पे खींच रहा हूँ और ओरिजिन से खींच रहा हूँ, तो एक तरीके का वो क्या लीनियर है। तो लीनियर मतलब एकदम प्रोपोर्शनल फॉर्म में ही है, एक तरीके से इमेज कर रहा हूँ। तो उसका जो स्लोप होगा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ई स्केंट, मतलब ई स्केंट होगा, मतलब टोटल स्ट्रेस अपॉन टोटल स्ट्रेन। तो ये इस पॉइंट पे अगर मैं ये ई स्केंट निकाल रहा हूँ तो वो क्या दे रहा है, टोटल स्ट्रेस अपॉन टोटल। तो ये जो स्ट्रेन आया, कितना स्ट्रेन आया, और टोटल अब तक का कितना स्ट्रेस आया। तो ये जो पूरा का पूरा जितना भी स्ट्रेस आएगा ये वाला सिग्मा, और जितना भी स्ट्रेन आएगा ये एप्सिलॉन, तो ये हो जाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या देगा, मेरा सेकेंड मॉडुलस देगा। तो एक तरीके से ये एकदम पर्टिकुलर, ये तो नहीं है कि एकदम एक्चुअल शेप है, पर एक इमेजिनरी लाइन खींची जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है तो मतलब एक लीनियर फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी स्लोप निकल के आएगा वो क्या देगा, सेकंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी देगा। ठीक है, इसको हम स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूस स्ट्रेस अप्लाइड ऑन कंक्रीट इन स्टैटिक मैनर। यहाँ पे क्या है, हम कंटिन्यूस में यहाँ पे स्टार्टिंग में जब एक बार लोड लगा दिया, वो लोड लगाया रखा, धीमे धीमे वो लोड बढ़ रहा है, तो एक स्टैटिक मैनर में, मतलब ये नहीं कि चेंज हुआ घटा बढ़ा। तो उसके बाद जो एक स्टैटिक मैनर में लगने के कारण जो ये जो स्लोप निकल के आया है, ये जो स्टैटिक मैनर में लगने के कारण जो स्लोप निकल के आया है वो क्या दे रहा है, ई स्केंट दे रहा है मॉडुल। तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, इस स्केंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाल के देगा। तो ये दो हैं, सेकंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, और पहला है हमारा कौन सा, टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। और अगले की बात करें, एक है हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। इस इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो मेरी ये स्लो में जो जा रही है लाइन, इसको मतलब जो इस नॉर्मल स्ट्रेन का कर्व है, इस पर अगर मैं टेंजेंट मारूँ, शुरू से टेंजेंट मार देता हूँ, तो जो टेंजेंट मारने के बाद जो इनिशियल जो स्लोप होगा, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, उस टेंजेंट का उस एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई पॉइंट पे है, ओरिजिन पे है, वो क्या देगा मेरे को, वो निकाल के देगा इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल के देगा। कैसे निकाल के देखा वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये निकल के आया कि इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट ओरिजिन आल्सो कॉल्ड डायनामिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। ये क्या स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, क्या स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आल्सो कॉल्ड डायनामिक मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो मेरी जो एक्चुअल कर्व है, यहाँ पे देखो टेंजेंट खींची मैंने इनिशियल पोर्शन पे, ओरिजिन के पास ये रहा ओरिजिन, टेंजेंट के कारण जो उस टाइम जो स्लोप बन रहा है वो मेरा क्या देगा, वो स्लोप देगा इनिशियल टेंजेंट। तो इनिशियल टेंजेंट देगा। तो इनिशियल टेंजेंट जनरली सेम होती है। अगर हम एक लीनियर पोर्शन की बात करें तो जब विद इन द इलास्टिक लिमिट एट एवरी पॉइंट ऑल थ्री मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज सेम, मतलब अगर मैं बहुत ही छोटे, जहाँ यहाँ तो मान के चलो यहाँ पर मेरा क्या है, ये लीनियर पोर्शन है, लीनियर मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अगर इस पोर्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो तीनों स्ट्रेस निकल के आएंगे, जो तीनों जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकल के आएंगे, ई टेंजेंट हो, ई सीकेंट हो, या ई इनिशियल टेंजेंट हो, वो तीनों की तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। वो लगभग कितनी होंगी, 5000 √FC की, जैसा कि कोड रिकमेंडेट करता है। तो जो हम लेके चलते हैं, निकाल तो हम सेकंड मॉडुलस किसी भी पॉइंट के लिए ले सकते हैं, नॉन लीनियर पोर्शन के लिए भी निकाल सकते हैं, और टेंजेंट का भी कहीं भी किसी भी पोर्शन के लिए निकाल सकते हैं। इनिशियल टेंजेंट हम स्टार्टिंग में निकालते हैं, पर जो लीनियर पोर्शन होता है उसमें जो तीनों मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकल के आती है वो क्या है, जनरली सेम निकल के आती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैंने जो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है मेरा कंक्रीटिंग का, वो कैसा है, वो थोड़ा तो स्टार्टिंग में एक तरीके से मैं मान के चला हूँ, बहुत थोड़ा सा क्या लीनियर है, उसके बाद पूरा का पूरा नॉन लीनियर है, और नॉन लीनियर नॉन इलास्टिक भी है। तो वो तो उस वजह से उसका जो मेरे को जो कन्वेंशनल इलास्टिक कांस्टेंट है, जैसे पॉइसन रेशियो, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हो गया, वो डिफाइन नहीं कर सकते, पर एनालिसिस के लिए हमें एक तरीके से डिफाइन करना पड़ता है, वो भी इलास्टिक एनालिसिस पे बेस्ड होता है। तो मैंने इनिशियल पोर्शन के लिए डिफाइन कर दिया, और किस तरीके से मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं, तो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, सेकंड मॉडुलस, और तीसरा क्या है मेरा इस सेकंड मॉडुलस, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस। तो इससे हम क्या है निकाल लेते हैं, तो हमारा पूरा क्या निकल जाता है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकल के आ गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट है
among these E tangent, E secant, EIT, तो इन तीनों में से द secant modulus at a stress about 1/3 of the cube strength of concrete found acceptable in representing an average value of EC under static loading। तो कोड कहता है, ये कोड ने डिस्क्राइब किया है कि ये तीनों जो मॉडुलस निकल के आए उनमें से जो secant मॉडुलस होता है वो भी कब, जो स्ट्रेस लेवल का 1/3 पे। तो यहाँ मेरा FC के है कौन सा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ अपना पीक पॉइंट पे पहुँच गया FC के, इसका 1/3 हाफ यहाँ पे हो जाएगा, और 1/3 की बात करें यहाँ पे, तो इसके 1/3 पे अगर मैं सेकंड मॉडुलस निकालता हूँ, इस 1/3 पे वही स्पेसिफाइड पॉइंट पे वो डाल देता हूँ, उसे यहाँ पे से क्या करते हैं, सेकंड मॉडुलस निकालते हैं कैसे, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से एक इमेजिनरी लाइन खींची, कहाँ तक, स्ट्रेट लाइन खींची इस पॉइंट तक ओरिजिन से, तो उस जो लाइन का जो स्लोप निकल के आएगा वो सेकंड मॉडुलस होगा। तो वो क्या कहता है, जो 1/3 FC के, मतलब जो पीक स्ट्रेंथ, जो पीक स्ट्रेस है उसके 1/3 पे, जो 1/3 स्ट्रेस लेवल पे जो वहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकल, सेकंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकल के आएगा, वो एवरेज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, वो क्या है, एक्सेप्टेबल होगा किसके लिए, एक अंडर स्टैटिक लोडिंग में। तो इन तीनों में से जो मेनली एक्सेप्टेबल होता है ई सेकंड वाला होता है। तो किस तरीके से वो निकलता है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय कोड फॉर द स्टैटिकल ईसी इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो जो कोड ने दिया है ईसी बराबर 5000 √FC के क्लोज नंबर 6.2.3 में दिया है। तो इस तरीके से तो मैं समझ में आ गया तीनों चीज़ क्या है, किस तरीके से होते हैं। अब तीनों को मैं थोड़ा एक पूरे तीनों को एक साथ एक कर्व में डिफाइन कर देता हूँ, ये रहा, और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मेंशन भी किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये मेरा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, ये यहाँ पे 0 है, स्ट्रेस भी 0 है, और स्ट्रेन यहाँ पे 0.002 है, यहाँ पे 0.0035। ये मेरा जो कर्व है एक तरीके से कोड का कोड द्वारा एक्सेप्टेबल है। कोड ने ये डिफाइन किया है, जब लिमिट स्टेट पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें डिफाइन करूँगा और अच्छे से। तो वहाँ पे क्या किया है, कोड क्या क्या चलता है, जो कंक्रीट है मेरी वो 0.0035 पे पूरी फेल हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। एक्चुअल जो कंक्रीट का कर्व होता है कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, फिर थोड़ा थोड़ा कर्व होता चला जाता है, और धीमे धीमे स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाता है। पर जो कोड ने एक्सेप्ट किया, कोड ने कौन सा लेके चाहिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कोड ने लेके चाहिए, जो कोड ने एक्सेप्ट किया वो क्या किया है, वो ये किया कि ठीक है स्टार्टिंग में स्ट्रेट है, उसके बाद लीनियर है, और उसके बाद वो क्या कहते हैं, उस पर स्ट्रेस कांस्टेंट है, वो क्या चलता है, स्ट्रेस एकदम कांस्टेंट है। अब ये जो कोड ने एक्सेप्ट किया है उसका रीज़न ये है कि कोड हमेशा क्या सेफर साइड रखने की सोचता है, तो इस वजह से उस साइड रखने से, स्ट्रेस को कांस्टेंट रखने से एक सेफर साइड मिल जाएगी। वो क्या है, क्यों, किस वजह से, जब हम स्टेट मेथड डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट क्यों लेके चला है और किस वजह से, तो उधर थोड़ा एक अलग डिस्कशन करेंगे। अभी इतना ज़्यादा हो जाएगा इसी में तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको तब डिस्कस करते हैं। तो कोड एक रिकमेंडेड करता है, जो ऑरेंज कलर में लाइन जा रही है ये वाला कोड ने रिकमेंडेड किया है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका, कंक्रीटिंग का। एक्चुअल कर्व जो ये वाली लाइनिंग में कौन सा कलर है, पर्पल कलर में, ये मेरा क्या है, एक्चुअल कर्व है, ठीक है। वापस पर्पल कलर पे आ जाते हैं, तो ये एक्चुअल कंक्रीटिंग का कर्व यही वाला है, ठीक है। इनको मिटा देता हूँ। तो मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो वेरी कर रहा है डिफरेंटली, क्योंकि कंक्रीटिंग अलग अलग है, लीनियर में अलग है, पहुँच जाती है, नॉन लीनियर है, और फिर पीक पे पहुँच जाती है। मैंने 3 उस पर मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी डिफाइन किए थे। तो पहला था मेरा टेंजेंट। तो मैंने यहाँ मान को ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट खींची। टेंजेंट खींचने के बाद मैंने यहाँ पे क्या निकाला, मॉडुलस टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाला। तो कैसे निकला, dx dy। तो ई टेंजेंट कैसे निकल गया, dy/dx करके निकाल लिया। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लिया। ये सेकेंड कैसे निकालना है, ई सेकेंड निकालने का तरीका मैंने बताया था वही, कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे निकालना है वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचो ओरिजिन तक। तो ये मेरे, अगर इसी पॉइंट पे मुझे निकालना है तो यहाँ से मैंने एक ओरिजिनल इमेजिनरी लाइन खींची डॉट डॉट से ओरिजिन तक। तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, सेकेंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होगा। तो उसका स्लोप क्या देगा, सेकेंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी देगा। कैसे, ये रहा, ई सी बराबर 5000 के आसपास होता है √FC के, ई सी बराबर ई एस सेकेंड मॉडुलस होता है। तो सेकेंड मॉडुलस क्या है, टोटल स्ट्रेस अपॉन टोटल स्ट्रेन को ये IS कोड ने सजेस्ट किया। और ये किस लेवल पे दिया है, एट ए स्ट्रेस लेवल 1 to 1/3 ऑफ मैक्स, मतलब FC के जो मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल होता है उसका 1/3 पोर्शन पे जो स्ट्रेस निकल के आता है वो सेकेंड मॉडुलस एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है।
तो ये मैंने वैसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर मैं ले ली तो बता रहा हूँ। और बाकी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या है, जो स्टार्टिंग से जो मेरा कर्व आया है या जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये स्टार्टिंग से ये जा रहा, इस पर मैंने क्या किया, एक टेंजेंट मारी है डॉट 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 ये वाली। तो ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस फाइंड आउट करके देगा। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनली इसको क्लोज करूँ इस डिस्कशन को, तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप होता है। इतना तुम सबको क्लियर हो गया क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप जो होता है, स्लोप होता है, क्लियर है। दूसरा कि कंक्रीट मेरी नॉन लीनियर है, नॉन इलास्टिक है, तो उसका यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है। पर फिर भी मुझे स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है, तो उस पर्पज से मेरे को एक अप्रोक्स में डिफाइन कर देता हूँ इसका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। और वो जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी डिफाइन करता हूँ वो जनरली डिस्क्राइब करता हूँ उन्हें तीन चार तरीके से, जैसे कि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, एक टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस। तो डिफरेंट तरीके हैं कि किस तरीके से मैं मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कंक्रीटिंग का। पर जो इन तीनों में चारों में जो सबसे जो एक्सेप्टेबल है, एक तो कोड ने दिया है, रिकमेंडेड किया है, एक वैल्यू दी है 5000 अंडर रूट एफ सी के, वो भी इन तीनों के हिसाब से अपने सेफ्टी के पर्पज से डिफाइन किए। पर जो इन तीनों में सीकेंट और इनिशियल टेंजेंट और टेंजेंट मॉडुलस में जो एक प्रिफरेबल है, मतलब जो एक्सेप्टेबल है, वो कौन सी, सीकेंट मॉडुलस। और वो भी किस पॉइंट पे, जब स्ट्रेस लेवल के 1/3 पॉइंट पे अगर हम सीकेंट मॉडुलस निकाल लें, वहाँ से एक पॉइंट जहाँ स्ट्रेस लेवल 1/3 हो जाए मैक्सिमम स्ट्रेस का, उस पॉइंट पर अगर मैं इमेजिनरी लाइन खींचूँ ओरिजिन से, तो वहाँ पे जो स्ट्रेस निकल के आएगा वो स्ट्रेस वो जो मॉडुलस वेलोसिटी निकल के आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा, और वो एकदम प्रैक्टिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ होगा। तो इस तरीके से ये है, तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल सेकंड मॉडुलस है। तो कोड ने भी हमें एक रिकमेंडेड किया है। और अगर लीनियर पोर्शन की इलास्टिक रेंज की बात करें, तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ ये सेकंड मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी या टेंजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ये है मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आ गया है। तो तुम्हें कुछ रटना नहीं है, बस इतना समझो कि होती क्या चीज़ें क्या नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।